This call is now being recorded. चलो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। कब अच्छा अभी तो ट्रायंगल पढ़ते हैं, अगर टाइम बचेगा तो बिल्कुल करेंगे जो भी आप चैप्टर बोल रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए बाकी रीजन है, कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी हो जाएगी, है ना, हो जाएगी वो, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, थ्योरम वगैरह हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल्स को पढ़ने से पहले फिगर्स की। फिगर्स क्या होती है? फिगर्स दो टाइप की होती हैं, या तो वो कॉन्ग्रुएंट हो या वो सिमिलर हो। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम, सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है। अब सर्वांग सम आपने 9th क्लास में पढ़ा था, समरूप आपको 10th क्लास में पढ़ना है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है और सिमिलर फिगर क्या होती है? कोई बताएगा क्या होती है? किसी को पता है? कोई कोशिश करेगा बताने की क्या होती है? गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, रुचि, ज्योति, और कौन है? आशु, सलोनी, कोई बताएगा क्या होती है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स? माइक ऑन करके बता सकते हो, जिसको पता है माइक ऑन करके बता दो। चलो मैं बता दूं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको बताता हूँ। सर मैं बताऊं? बताओ। जिसकी सेम शेप होती है, जो दो होते हैं उनकी वो सिमिलर होते हैं। जिसके ट्रायंगल Okay. सेम होते हैं, शेप सेम होती है, उसके होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ओके, हाँ काफी हद तक आपने सही बताया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को अभी जो है शेयर करने से रोक रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अपनी स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल देना है, मुझे उसको सुनना ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी फिगर्स होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी कॉन्ग्रुएंट, जिसको हम सर्वांगसम बोलते हैं। एक होते हैं सिमिलर, जिनको हम समरूप आकृति भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये दो बोतल है, देख रहे हो? दो बोतल है मेरे पास। सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रही? सर ऐप ही नहीं दिख रहे। बाकी लोगों को दिख रहा हूं मैं? यस सर। दिख रहा हूँ? इंटरनेट की प्रॉब्लम है भाई, जिनको नहीं दिख रहा। देखो मेरे पास ये दोनों बोतल है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेना अगर नहीं दिख रहा। मेरे पास ये दो बोतल है, आप इन दोनों बोतलों को देखकर बताओ ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं? नीचे से सर ये नीचे से सिमिलर। इनकी सिमिलर है। अभी मैं बताता हूँ उसको पहले। हाँ, नीचे से ये एक जैसी है, एक जैसी इनकी शेप है, ठीक है। यहाँ से देखो एक जैसी है, बीच में से दबी हुई है। फिर ऊपर की तरफ जाओगे तो देखो इस पर स्टिकर लगा हुआ है फेंटा का। फिर और ऊपर जाओगे तो सेम तरह से है इनका, जो ये स्लोप टाइप बन रहा है ये सेम है। और फिर जब आप इसके ढक्कन को देखोगे तो ये ढक्कन भी इनका ब्लू कलर का बिल्कुल सेम टू सेम। तो ऐसी फिगर्स जो होती हैं, ऐसी फिगर्स जो होती हैं जिनकी शेप शेप देखो दोनों की सेम शेप है, और जिनका साइज साइज भी एक जैसा है, इनकी शेप भी एक जैसी है, इनका साइज भी एक जैसा है, ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आधी बात बताई है, पूरी में अगले 5 मिनट मुझे दो, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। इन जिन फिगर्स की शेप और साइज सेम हो उनको हम
कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। जैसे ये दोनों बोतल, इनकी शेप भी देखो सेम है, इनका साइज भी सेम है। साइज से मतलब क्या है? साइज से मतलब है इसकी हाइट, ठीक है, इसकी ब्रेथ, ठीक है, इसकी डेप्थ, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ठीक है। तो दोनों सेम है, इनकी लेंथ भी सेम है, इनकी ब्रेथ भी सेम है, इनकी डेप्थ भी सेम है। तो यानी इनका जो साइज है वो सेम है, शेप भी सेम है। ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। डन? यहां तक डन सभी को? ठीक है। अब मान लो मैंने ये छोटी बोतल ले ली, इन दोनों को देखो, इनकी शेप सेम है, नीचे से, अरे यार गिर गई। नीचे से दोनों एक जैसी हैं, नीचे से दोनों एक जैसी हैं, देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर आओगे तो यहाँ देखो, ये बीच में से दोनों दबी हुई है, बीच में से दोनों दबी हुई है। फिर आप थोड़ा और ऊपर आओगे, दोनों में देखो फैंटा का स्टिकर लगा हुआ है, दोनों में फैंटा का स्टिकर लगा हुआ है। फिर थोड़ा और ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पर शेप सेम जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें भी देखो ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें भी। मेरे फिंगर्स को देखो, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है ना ये, और इसमें भी ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। फिर आप और ऊपर आओगे तो देखो दोनों में ब्लू कलर का ढक्कन है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि इनकी शेप सेम है, शेप सेम है इनकी, लेकिन इनका साइज डिफरेंट है। ये इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। ये जो बड़ी वाली है ये ज्यादा लेंथ की है, और ये जो छोटी वाली है इसकी लेंथ कम है, लेकिन शेप तो सेम है ना, लेकिन साइज डिफरेंट है। तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिमिलर। ये सिमिलर है, ये क्या है? सिमिलर है, ठीक है। ये डिफरेंस क्लियर हुआ? ये क्या है? ये है कॉन्ग्रुएंट, और ये क्या है? ये है सिमिलर। अभी मैंने 80% बात आपको बताई है। पहले ये बताओ, ये 80% बात आपको समझ में आ गई है? सर कुछ दिख ही नहीं रहा। जिनको नहीं दिख रहा, अब आप रिकॉर्डिंग में देखना, जिनको दिख रहा है वो बताओ, जिनको दिख रहा है वो बताओ। कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकती हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या ये दोनों सिमिलर भी हैं? सोच के बताओ। क्या सर? नो सर। सिमिलर नहीं है भाई। देखो अभी मैं आपको सिमिलर Yes, sir. जो फिगर्स होती हैं उनकी जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन है अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी। अभी आप इतना समझो बस, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सारी सिमिलर भी होती हैं। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट, साइज नहीं बदल सकता। साइज पर मैं आता हूं। देखो अभी मैंने कहा, मैंने अभी आपको 80% बात बताई है। आप थोड़े यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो हमेशा सिमिलर होंगी, यानी सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये दोनों बोतल कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है, इनका शेप और साइज सेम है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जितनी भी चीजें जिनका शेप और साइज सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट भी होती है, वो सिमिलर भी होती है। जितनी भी चीजें जिनका शेप और साइज सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट भी होती है, वो सिमिलर भी होती है। लेकिन जितनी भी चीजें जो सिमिलर हैं, जितनी भी चीजें जो सिमिलर हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट चीजें हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जितनी भी सिमिलर चीजें हैं वो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, घबराओ मत। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस आप सुनो। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है सिमिलर फिगर्स की, डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी फिगर्स जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट होना नेसेसरी नहीं है, साइज डिफरेंट होना आवश्यक नहीं है। यानी सिमिलर फिगर्स वो होती है जिनकी शेप सेम होनी जरूरी है, लेकिन साइज डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये है सही डेफिनेशन। जो पहले हम बोल रहे थे कि शेप सेम साइज डिफरेंट, वो नहीं बोलनी। हमें कैसे डेफिनेशन बतानी है कि सिमिलर फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनकी शेप तो सेम रहेगी लेकिन साइज
डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर साइज डिफरेंट नहीं है, शेप से सेम है, तब भी हम उसको सिमिलर बोलेंगे। अगर साइज और शेप दोनों सेम है, तब भी हम उसको सिमिलर बोलेंगे। जो मैंने ये अभी कहानी बोली, ये आपको कुछ 70% 80% आपको पता चली मैंने क्या बोली। मेरा जो बस बताने का मतलब ये है कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सारी सिमिलर होती हैं, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सारी सिमिलर होती हैं, और जितनी भी सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होती। उसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा, मुझे बस 2 मिनट दो, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो नहीं मत लिखो, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी आप सुनो, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो हैं जिनकी शेप और साइज सेम हो, शेप एंड साइज सेम, ठीक है। सिमिलर फिगर्स क्या हैं? जिनकी शेप सेम हो बट it is not necessary that size is different. It means size may be different, size may be differ or not differ. इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होंगी जिनका शेप और साइज सेम हो। सिमिलर फिगर्स वो होती है शेप तो इनकी सेम रहेगी लेकिन साइज जरूरी नहीं है, नेसेसरी मतलब आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सेम हो, या जरूरी नहीं है वो सेम ना हो, वो हो भी सकती है सेम, वो नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर कहते हैं, ठीक है। अभी ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल की डेफिनेशन दी है, अभी मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि ऑल congruent figures are similar, all congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent। ये आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 नंबर में। जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जितनी भी सिमिलर फिगर्स हैं वो कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूं। देखो अब आ जाते हैं अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट किसी को? अभी हम एक्सरसाइज पर आएंगे, बस 4-5 मिनट और रुक जाओ, इस चीज को और समझ लेते हैं थोड़ा। अभी मैं आता हूं मैथमेटिकल डेफिनेशन, सिमिलैरिटी होती क्या है मैथ्स की लैंग्वेज में। अभी हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है वो रियल लाइफ एग्जांपल की लिखी है, जैसे मैंने आपको बोतल का एग्जांपल दिया। अभी हम मैथमेटिकल वे में अगर इसको सिमिलैरिटी मैथमेटिकल वे में अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का मतलब होता है वो फिगर्स जो दिखने में एक जैसी हो पर उनकी शेप्स अलग अलग, वो शेप एक जैसी हो, साइज अलग अलग हो। ये डेफिनेशन मत दे दो भाई, ऐसा मत बोलो, आप ऐसे बोलो वो फिगर्स जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने अभी तो बताया, ये जो आप बोल रहे हो ना सेम ना हो, तो ये थोड़ा गलत साउंड कर रहा है। अभी मैं रीजन बताता हूँ आप देखो, जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें हम बोलेंगे ऐसी फिगर्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इनको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स, ठीक है। ये मैथ्स की लैंग्वेज में अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो आप बोलोगे ऐसी फिगर्स जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, समान अनुपात में हो। इंग्लिश में ऐसी फिगर्स जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो
और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो सेम हो, ऐसे फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया एक ट्राइंगल, अब इसको इससे समझो, ठीक है। इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है ये मैंने बोला 60 डिग्री है, ये मैंने बोला 30 डिग्री है, और ये मैंने बोला 90 डिग्री है। सेम ये भी 60 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। मैंने बोला ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है। इसको मैंने बोला कि ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर है, और ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है। इसका नाम मैंने एबीसी दिया और इसका नाम मैंने डीईएफ दिया। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या ये सिमिलर हैं? इन दोनों लाइंस को पढ़ के आंसर देना। यस सर। यस, कैसे? देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री ये दोनों सेम, 60 डिग्री 60 डिग्री ये दोनों सेम, 30 डिग्री 30 डिग्री ये दोनों सेम। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये ऊपर है तो ये भी ऊपर सेम, ये साइड में है तो ये भी साइड में सेम, ये नीचे है तो ये भी नीचे सेम। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। दूसरा पॉइंट, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या है कि 90 और 60 के बीच में कौन सी लाइन है? यहां पर ए बी। ठीक है, 90 और 60 के बीच में कौन सी लाइन है? ए बी। और यहां पर 90 और 60 के बीच में क्या है? डीई। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। इनका रेशो क्या है? 3/6। 3/6 और 3/6 कितना आया? 1/2। ऐसे ही इसके करस्पॉन्डिंग ये होगी 5/10। 5/10 इसका रेशो भी कितना आया? 1/2। इसके नीचे वाले की करस्पॉन्डिंग ये होगी यानी 6/12, यानी 6/12 1/2। तो आप देखो रेशो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम है, तीनों 1/2 आ रहे हैं। यस और नो? ये भी 1/2 है, यानी इन दोनों साइड्स का रेशो भी 1/2 है, इन दोनों साइड्स का रेशो भी 1/2 है, और इन दोनों साइड्स का रेशो भी 1/2 है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम है, 90 90, 60 60, 30 30। इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 3/6 यानी 1/2, 5/10 यानी 1/2, 6/12 यानी 1/2। तो ऐसी फिगर्स को हम क्या कहते हैं? सिमिलर फिगर्स कहते हैं। समझ में आया? ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? अब आ जाता हूं मैं उस वाली लाइन पे। कौन सी वाली लाइन पे? जो मैंने आपको बताया कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो सिमिलर क्यों होते हैं। अब समझो, मैंने बोला ये कॉन्ग्रुएंट भी है, ये सिमिलर भी है। क्यों है? क्योंकि देखो जिस एंगल पर इसका डिजाइन बना है, ऊपर का डिजाइन देखो इन दोनों बोतलों का, जिस एंगल पर ये घूम रहा है उसी एंगल पर ये घूम रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, जिससे आपके माइंड में ये चीज बैठ जाए कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। नीचे देखो, जिस एंगल पर इस वाली बोतल का नीचे का डिजाइन है उसी एंगल पर इस वाली बोतल का नीचे का डिजाइन है, तो एंगल सेम। अब साइड्स का रेशो देखो, मान लो ये 7 मीटर लंबी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है, 15 सेंटीमीटर लंबी है, ये 15 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये भी तो 15 सेंटीमीटर ही लंबी है, ये दोनों सेम है। और 15 और 15 का रेशो 1 आया। ठीक है, अब मान लो ये राइट साइड से 13 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये भी 13 ही होगी, तो 13 और 13 का रेशो भी 1 आया। मान लो ये ऊपर से ये जो ढक्कन है ये 2 सेंटीमीटर का है, तो ये भी तो 2 का ही है, इसका भी रेशो 1/1 आया। मान लो नीचे से ये जो 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो ये भी तो 5 का ही है, तो 5/5 1 आया। तो सारे रेशो सेम आ रहे हैं ना, 1/1 1/1 1/1। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है, क्योंकि सिमिलर में एंगल सेम होते हैं और रेशो का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है वो सेम हो। ये चीज सभी को क्लियर हुई? मैंने क्यों बोली ये बात के जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर हैं इन दोनों पॉइंट्स की वजह से। आप कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर ले लो, है ना। मान लो मैंने ये ट्राइंगल ले लिए,
ये मैंने ट्राइंगल लिए, बिल्कुल सेम टू सेम, शेप और साइज इनका सेम है, तो इनको मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा ना, जिनके शेप और साइज सेम होते हैं। बताओ जल्दी, आप ये बताओ, ये मैंने ट्राइंगल लिया ABC, ये मैंने लिया DEF, ठीक है, और ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, और ये एंगल है 45 डिग्री। सेम ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। मैं बस ऐसे ही अपने मन से ले रहा हूँ ये लंबाइयां चौड़ाइयां जो है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। मुझे बताओ ये दोनों फिगर्स के शेप और साइज सेम है या नहीं? शेप कैसे सेम है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल है। साइज कैसे सेम है? क्योंकि सबकी ये वाली जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8, ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आप सब ये बात मान रहे हो, ये कॉन्ग्रुएंट है। मुझे बताओ क्या ये सिमिलर है? क्या ये सिमिलर है? ये सिमिलर भी है। कैसे हैं सिमिलर? क्योंकि इनके देखो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, 90 90, 45 45 45 45, ठीक है, एंगल सेम। साइड्स का रेशियो देखो, 5/5 कितना आया? 1। 10/10 कितना आया? 1। 8/8 कितना आया? 1। तो ये साइड्स का रेशियो भी तो सेम है और एंगल भी सेम है, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट, जितनी भी हमने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी तो हुई। क्योंकि सिमिलर की कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो यहाँ हो तो रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है, तो ये सिमिलर भी है और ये कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सारी सिमिलर होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अब उस टाइम पर मैंने बोला था कि आप अभी उसको सुन लो, अब मैंने आपको समझा दिया है। क्या आपको समझ में आ गया है कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं इस दुनिया में वो सारी सिमिलर है? जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर हैं। बस ये चीज आप कभी मत भूलना, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सारी सिमिलर हैं। डन? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप। ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन। जो आपने डेफिनेशन याद की हुई है वो ये की हुई है कि शेप सेम होती है और साइज डिफरेंट होता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि शेप तो सेम होती है लेकिन नॉट नेसेसरली, ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि साइज सेम हो। वो हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। आप आज से इसी डेफिनेशन को बताओगे, जो कोई अगर पूछे आपसे, ये मत बोलना कि भाई सिमिलर वो होती है जिनका शेप सेम हो साइज डिफरेंट हो। नहीं, सिमिलर वो होती है जिनकी शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये डेफिनेशन आपको देनी है। ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई है? बताओ जल्दी से, सभी को क्लियर हो गई है ये चीज? नींद आ रही है क्या सभी को? नींद तो नहीं आ रही किसी को? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में। क्या इंटरेस्ट आ रहा है? ओके, क्योंकि मानसी ने बोला है 6.1 उनको एक्सरसाइज करनी है, तो मुझे लगा कभी आप लोग बोर हो गए हो, इसलिए डायरेक्ट एक्सरसाइज की बातें हो रही है, ठीक है। ये हो गई हमारी सिमिलर फिगर्स। अब देखो ये एग्जांपल देखो, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? सर्कल, यस सर। ठीक है। क्यों है ये सिमिलर? क्योंकि इनकी शेप सेम है, ये भी गोल है ये भी गोल है। हाँ, साइज अलग अलग है, ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, इसकी रेडियस थोड़ी ज्यादा है इसकी रेडियस थोड़ी कम है, तो कोई बात नहीं, शेप तो सेम है ना। अगर शेप सेम है, साइज हो भी सकता है डिफरेंट, नहीं भी हो सकता, तो इनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जिनके सारे एंगल 60 डिग्री हो, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये भी इक्विलेटरल है तो 60 60 60। इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती है, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3।
अगर ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। मुझे बताओ क्या ये सिमिलर है या नहीं, ये दोनों? यस सर। है ना, क्योंकि एंगल सेम है, 60 60 60 60 60 60। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। साइड्स का रेशियो देखो 3/6 3/6 3/6, रेशियो भी सेम है, एंगल भी सेम है, रेशियो भी सेम है। तो हमेशा याद रखना, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन है, सिमिलर। ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हुए, सर्कल क्यों सिमिलर होते हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों सिमिलर होते हैं। अब बचा स्क्वायर, स्क्वायर में भी सेम। स्क्वायर बताओ कौन एक्सप्लेन करेगा, स्क्वायर क्यों होते हैं सिमिलर? मैं यहां पर 2 स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है, और माइक ऑन करके अगर कोई एक्सप्लेन करेगा इनको तो मुझे बहुत खुशी होगी। बताओ ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि सर इनकी सारी साइड सेम होती है और ये दिखने में ओके बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ओके, अगर ये सिमिल छोटे वाला इस साइड का 3, इस साइड का 3, इस साइड का 3, इस साइड का 3, तो वो भी ऐसे ही होगा, सारे सेम, जैसे वो 6 6 6 6। वेरी गुड वेरी गुड। तो रेशो सेम हो जाएगा ना। अगर जैसे कि आपने बोला कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होगी। अगर मैं इसको 6 मान लूं तो 6 6 6 6, तो रेशो सेम हो गया यहाँ पर, 3/6 3/6 3/6 3/6, रेशो सेम। और स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री होते हैं अंदर, सारे एंगल 90, ये भी 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 90 और ये भी 90। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और सारे स्क्वायर जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं। बताओ अब समझ आ रहा है हम सिमिलैरिटी कैसे चेक करते हैं? एंगल देखकर, एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर सभी को यहां तक क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं अब आपको कम से कम 80-90% चीजें अब आपके माइंड में आ रही होंगी कि सिमिलैरिटी होती क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। ज्योति आपको कौन किसकी डेफिनेशन लिखनी है बताओ? बोल दो, लिखोगे क्या? बोल दो ऐसे ही माइक ऑन करके, इसके बारे में बताइए। कोरेस्पॉन्डिंग की बता दो एक बार। क्या कोरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग बता दो। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, आपने 9th क्लास में वो पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उसमें करस्पॉन्डिंग वर्ड पढ़ा होगा। चलो मैं बता दूं, मैंने एक ट्राइंगल बनाए, इसको मैंने 30 डिग्री बोला, इसको 30 बोला, इसको 70 बोला, इसको 70 बोला, इसको 80 बोला, और इसको 80 बोला। देखो इनकी कुछ मैं वो भी लिख देता हूँ मेजरमेंट। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, और ये है 6 सेंटीमीटर, और ये है 70 के बीच में मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। मान लो ये 7 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है वो समझो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो सबसे पहले देखो, अगर सीधे सीधे ट्राइंगल बने होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ट्राइंगल को मैं घुमा दूं, जैसे ये घूम गया, ये थोड़ा ऐसे इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो सबसे पहले आप एंगल देखो, क्या एंगल आपको कहां कहां पर बराबर दिख रहे हैं, वो हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल सिंपल देख लो बराबर कौन कौन से हैं। देखो ये 30, ये 30, तो ये करस्पॉन्डिंग होंगे। ये 70, ये 70, तो ये करस्पॉन्डिंग हो गए। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या? ये कॉन्ग्रुएंट। हाँ, अभी मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पूछा था एक बच्चे ने, तो वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 70, ये 70, इसके करस्पॉन्डिंग हो गया। 80 80, ये करस्पॉन्डिंग हो गया। एंगल में कोई प्रॉब्लम? जो बराबर बराबर एंगल है उनको करस्पॉन्डिंग मान लो पहले तो। बताओ
आशु आपने पूछा था या किसने पूछा था, बताओ जरा। सर नंदनी मैंने पूछा नंदनी, था। नंदनी आपने पूछा था, बताओ। ये चीज क्लियर है? एंगल में आपको क्या देखना है, बराबर बराबर देख लो कौन कौन से एंगल है। ये 30 30, ये आप अभी मान लो ये करस्पॉन्डिंग है, मान लिया आपने। बताओ ये चीज क्लियर? अब Yes, साइड्स sir. आप कैसे देखोगे? देखो साइड्स कैसे देखते हैं करस्पॉन्डिंग। आप देखो 30 और 70 के बीच में कितने सेंटीमीटर की लाइन है, 3. यानी 30 और 70 एंगल को कितने सेंटीमीटर की लाइन मिला रही है? 3 सेंटीमीटर की। तो यहां पर देखो क्या 30 और 70 को कितने सेंटीमीटर की लाइन मिला रही है? 6 सेंटीमीटर की। तो 3 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग हो गए एंगल के अकॉर्डिंग। 30 और 70 को यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मिला रहा है, 30 और 70 को यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मिला रहा है। तो ये 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपस में करस्पॉन्डिंग हो। अब इनको देखो, सर हिंदी में 70 बताना, क्या हिंदी में। हिंदी में क्या बोलना है? संगत। करस्पॉन्डिंग का मतलब है संगत, ठीक है। 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आपस में संगत भुजाएं। क्यों? क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर किस किस के बीच में है? 30 और 70 के। 6 सेंटीमीटर भी 30 और 70 के बीच में है, ठीक है। अब देखो 70 और 80 के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो इसमें देखो 70 और 80 के बीच में 5 सेंटीमीटर, 70 और 80 के बीच में 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के संगत हो गए, यानी BC EF के संगत हो गई। मैं लिखूंगा AB करस्पॉन्डिंग टू DF, BC करस्पॉन्डिंग टू EF, और तीसरी देखो 30 और 80 के बीच में 7 सेंटीमीटर। इसमें देखो 30 और 80 के बीच में क्या? करस्पॉन्डिंग की हिंदी संगत होगा, तो संगत, करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं। तो सर 30, आपने सेकंड में BC कॉरेस्पॉन्डिंग EF लिखा है तो FE भी लिख सकते हैं। हाँ 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 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 30 और 80 के बीच में 7 है, तो यहाँ देखो 30 और 80 के बीच में 14 है, तो AC और ED आपस में क्या होंगे? संगत भुजाएं होंगी, यानी AC करस्पॉन्डिंग टू ED या DE, जो आपका मन करे बोलिए। आया समझ में नंदिनी कैसे निकालते हैं करस्पॉन्डिंग? यस सर। ठीक है। आप एंगल डिसाइड कर लो कौन कौन से एंगल कहाँ इक्वल दिख रहे हैं, फिर उन्हीं एंगल के बीच वाली साइड निकाल दो, वो करस्पॉन्डिंग हो जाएगी। फिर रेशो निकाल के देख लो, रेशो कैसा आ रहा है। अब इसमें जैसे आप रेशो निकालोगे तो 3/6 AB/DF है ना, AB/DF के करस्पॉन्डिंग है, तो AB/DF, AB/DF कितना होगा? AB कितना है? 3/6 यानी 1/2 आ रहा है। फिर BC/EF, BC कितना है? 5, EF कितना है? 5, तो 5/5 ये तो 1 आ गया। तो रेशो अलग आ रहे हैं ना, तो ये सिमिलर नहीं है, रेशो इनके अलग आ गए, साइड्स के रेशो अलग आ रहे हैं, ये 5 है, ठीक है। तो ये ना तो सिमिलर है और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? ये कोई डाउट इसमें? जैसे ये 2 पानी की बोतल मैंने आपको ये नहीं लेके दिखाई थी, इन दोनों को देखो, ना तो ये सिमिलर है और ना ही ये कॉन्ग्रुएंट, दोनों की अलग अलग ही कहानी है, ठीक है। चलो अब समझ आ गया करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें बताओ क्या ये दोनों सिमिलर हैं? अब देखो ये सीधी सीधी बनी हुई है, पहले एंगल देख लो सबके एंगल। ये 85 85, 105 105, 70 70, 100 100। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालोगे? 85 और 105 के बीच में 2.1 है, तो इसमें देखो 85 और 105 के बीच में 4.2, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। नीचे वाला नीचे वाले के हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाले के हो गया, ये वाला इसके, क्योंकि ये फिगर सीधी सीधी बनी हुई है ना, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ रहा है नंदिनी करस्पॉन्डिंग का मतलब? अब बताओ। यस सर। ठीक है, तो अब बताइए इसका बताएंगे आप, क्या ये सिमिलर है? क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? यस सर। है ना? क्यों? क्योंकि देखो 85 85, 70 70, 105 105, 100 100, एंगल सेम, ठीक है। पोल में अभी जाते हैं, अभी रुको, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखनी है आपको, रुक जाओ, करेंगे पोल में, ठीक है। एंगल सेम। अब साइड्स का रेशियो देखो, 85 और 105 के बीच में 2.1,
85 और 105 के बीच में 4.2, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। इनका रेशो क्या होगा? इनका रेशो क्या होगा? 1/2 होगा। निकालो रेशो, सभी लोग निकाल के बताओ कितना आएगा रेशो। सबका रेशो निकालो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या आ रहा है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो 1/2 आ रहा है ना, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये भी 85 और 105 के बीच में है, ये भी 85 और 105 के बीच में है, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग हो गई। इनका रेशो क्या आएगा? 2.1/4.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 1/2 आया। ठीक है, फिर 1.5 और 3.0 दोनों 105, 105 और 100 डिग्री के बीच में है, तो इनका रेशो भी 1/2 आएगा, इनका रेशो भी 1/2 आएगा, और इन दोनों का रेशो भी 1/2 आएगा। इसीलिए ये दोनों फिगर्स हमारी सिमिलर हैं, क्योंकि इनके एंगल सेम है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम है। जो मैं आपको बोल रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी को वो चीजें क्लियर हो रही है। यस सर। सभी सभी को हो रहा है ना क्लियर? बता देना भाई, फास्ट तो नहीं हो रहा ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं आपको क्वालिटी देना चाहता हूँ। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। तो मैं यहाँ पर आपको नॉलेज ही देने के लिए बैठा हूँ, बाकी याद तो आप कर ही सकते हो, बस आप मैथ्स में कभी याद मत करो, नॉलेज आपको होनी चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ, अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन है सिमिलैरिटी की, जो मैंने अभी आपको बताई, करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप आराम से किसी भी फिगर को देखकर बता सकते हो वो सिमिलर है या नहीं। चलिए बताइए, क्या ये सिमिलर है? ये पोल में आंसर कर देना। चलो, कोई भी बच्चा चैट में आंसर ना करे, मैं चैट बंद कर रहा हूँ। आपको इसका पोल में आंसर करना है, क्योंकि रुचि परेशान है पोल के लिए। ए है यस, बी है नो। आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं। पोल में आप बताएंगे। सर पोल नहीं आया अभी। एक सेकंड भेज रहा हूं। पोल मैंने आपको भेज दिया है, करो आंसर। क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं? सिमिलैरिटी कैसे चेक होगी? एंगल देखो और साइड्स का रेशो, दोनों चीज देखनी है। सिर्फ एक स्टूडेंट का ही आंसर सही है, 5 में से 5 में से सिर्फ 1 स्टूडेंट का ही आंसर सही है। भाई ये एक बोतल है सीधी सीधी, और ये दूसरी बोतल है, मैं इसको ऐसे इसके एंगल ही चेंज कर दूं, ऐसे मोड़ दूं इसको, ऐसे पिचका दी मैंने, ये देखो, ये मैंने ऐसे पिचका दी, ये सीधी सीधी है और ये पिचक चुकी है, इसके एंगल चेंज हो गए ना, बीच में जो ये घूम रही थी ये सब चेंज हो गया ना इसका, तो अब इनकी शेप सेम कहाँ रही? सोचो, इसको देखो थोड़ा ध्यान से, एक बच्चे का ही सही है सिर्फ। ये स्क्वायर है, ठीक है, मैं थोड़ा चलो यहाँ पर एंगल भी आपको बता दूं, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है, नॉट स्क्वायर। हाँ जी, जल्दी जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ या ना में यही जवाब देना था। अच्छा, आप लोगों ने बोला है कि ये सिमिलर है, कैसे बोला आपने सिमिलर? सिमिलैरिटी का मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो, ये स्क्वायर है तो सारे एंगल 90 होंगे, लेकिन क्या यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 90 है? नहीं कहा गया ना, ये एंगल हमें पता ही नहीं है कितने हैं, हम अपने मन से थोड़ी ना मान लेंगे, ये तो हमें पता है क्यों, क्योंकि सीधी सीधी लाइन है, स्क्वायर हमें ये दिखता है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल अलग अलग है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल अलग अलग है तो वो सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे।
दोनों चीजें आपको चेक करनी है, एंगल भी और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी। ठीक है, यस, बी जिन्होंने आंसर दिया उनका सही, वेरी गुड। अब इसको कर लोगे, ये आपकी पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये मैं आपको सारे बता चुका हूँ। बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन Yes. जो आप ना कर पाओ इन चारों में से? सारे मैं आपको बता चुका हूँ, सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल और एंगल सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। वेरी गुड रुचि। ठीक है, आगे बढ़े, इसको कर लोगे क्या सभी बच्चे? सभी यस सर। स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. अब हम बात करते हैं थ्योरम 6.1, जिसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, या हम इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स थ्योरम इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि जो मैथमेटिशियंस जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था, उन्होंने उनका नाम थेल्स था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया। अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है, स्टेटमेंट आप अब पढ़ सकते हो क्या? एक बार दोबारा बताना। अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने ये कहा है कि इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि जिन मैथमेटिशियंस ने इस थ्योरम को दिया था, उनका नाम थेल्स था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम पड़ गया। इसको हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हिंदी में इसको आधारभूत प्रमेय, और आप एक बार देख लेना, आपकी बुक में लिखा होगा, मैं भूल रहा हूं। बेसिक तो आधारभूत, थ्योरम प्रमेय, प्रोपोर्शनैलिटी तो वैसे तो अनुपात ही कहते हैं। आप एक बार देख लेना हिंदी में इसको क्या कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी दोनों उसमें लिखी हुई है, उनकी फोटो भी है। यस, तो स्टेटमेंट आप पढ़ लेना बुक में से, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये थ्योरम होती क्या है। उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे थेल्स जो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उस ट्राइंगल में कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी, क्योंकि ट्राइंगल 3 साइड होंगी, है ना। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अगर ट्राइंगल है तो उसमें 3 साइड होंगी, बस यही बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है, उसमें से आप कोई एक साइड ले लो, 3 साइड है, कोई भी एक साइड अपने मन से ले लो। ले ली। ले ली, बताओ कौन सी ली है? ऊपर वाली BD। A. पहले आप ही बताओ कौन सी ली है, बताओ। B. बी साइड है क्या? बी या साइड क्या है? ए बी है, बी सी है और सी ए है। A. B. ए बी ले ली, चलो आपने ए बी ले ली। थेल्स जो थे ना, उन्होंने बी सी ली थी। जो थेल्स थे उन्होंने बी सी ली थी, लेकिन आप थेल्स नहीं हो। आप कौन हो? ए बी किसने लिया? अपना नाम बताओ। हम नंदिनी। नंदिनी की थ्योरम है ये, क्योंकि थेल्स ने तो बी सी को लिया। तो चलो आप ए बी ले रहे हो, तो मैं ए बी को ही बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि आप 3 साइड में से कोई भी एक साइड ले लो। जैसे आपने बोला सर ए बी ले लो, तो मैं ए बी ले लेता हूँ। उन्होंने बोला कि आपने जो भी साइड ली है उसके समांतर एक रेखा खींचो, उसके पैरेलल एक लाइन खींचो। अगर आपने ए बी ली है तो उसके पैरेलल एक लाइन यहां भी खींच सकती है ना, यहां भी खींच सकती है, और कहाँ खींच सकती है? यहां भी खींच सकती है, यहां भी खींच सकती है, कहीं भी खींच सकती है वो तो। उन्होंने कहा कि भैया कहीं भी नहीं खींचनी, ऐसी जगह खींचो जहां पर जो बाकी बची 2 साइड है वो इंटरसेक्ट हो रही हो। मैंने क्या बोला? एक साइड तो आपने ये ले ली ए बी, उन्होंने कहा ए बी आप ले चुके हो, बची कौन सी? बी सी और ए सी। तो आप एक ऐसी लाइन खींचो जो इसके ए बी के तो समांतर हो और इन दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करे। तो वो कैसी होगी? वो लाइन कैसी होगी? वो ये होगी। ठीक है, यही तो होगी। ये देखो ए बी के पैरेलल है, और बाकी जो 2 साइड है, 3 साइड होती है ना ट्राइंगल में, ए बी के तो ये पैरेलल हो गई और बाकी दोनों साइड्स को इसने इंटरसेक्ट कर दी। और उन्होंने कहा कि आप इसको कुछ नाम दे दो। मान लो मैंने नाम दे दिया एम और एन। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये लाइन आपने खींची है, जो ये लाइन आपने खींची है, और ये लाइन जिन 2 साइड्स को
अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों साइड्स सेम रेशो में होंगी, यानी ए सी का रेशो क्या होगा, ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी बराबर होगा, दूसरी साइड कौन सी है जिसको इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी, इसका रेशो क्या होगा, बी एन अपॉन एम सी, MC बी एन अपॉन एम सी। और ये थ्योरम किसने दी, ये थ्योरम दी है नंदिनी ने। ठीक है, थेल्स ने ये वाली साइड नहीं ली थी, तो ये तो नंदिनी की थ्योरम हो गई। अब थेल्स वाली थ्योरम ये है कि आप ट्राइंगल ऐसे लो, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने बेसिकली, आपने यहां खींची है नंदिनी, उन्होंने यहां खींची थी वो लाइन ऐसे, ठीक है। और अगर इसका नाम ए बी सी है, ये डी ई हो गया, तो उन्होंने बोला था कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप बीसी के पैरेलल कोई लाइन खींच रहे हो और वो लाइन ऐसी है जो बाकी दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो जिन लाइनों को इसने इंटरसेक्ट किया है उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। इस लाइन ने किस किस को इंटरसेक्ट किया है, ए बी को और ए सी को। ए बी का रेशियो क्या है, ए डी अपॉन डी बी, ए सी का रेशियो क्या है, ए ई अपॉन ई सी, ये आपस में बराबर होंगे। क्या आपको थेल्स थ्योरम समझ में आई, बताओ। ये लिखने में प्रॉब्लम होता है, ए बी ई ए, क्या लिखने में, ये जैसे कि ए डी लिखा है फिर ए और ई लिखा है ऐसे। हाँ तो इसको ऐसे लिखना है ना, देखो अगर आप पहले ऊपर वाले को लिख रहे हो, अगर आप पहले ये वाली लाइन लिख रहे हो तो इस तरफ भी यही वाली लिखोगे ऊपर, जैसे आपने ए डी लिखा है, ठीक है, तो इस तरफ भी आप ऊपर वाली लाइन ए ई लिखोगे। फिर आपने डी भी लिखा है तो इस तरफ भी नीचे वाले लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका ये ट्राइंगल है, आप चिंता मत करो, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको लिखने में। ए बी सी डी ई, मान लो आपने पहले ए डी लिखा, पहले इस लाइन का रेशो, मैं कहूं कि इस लाइन का रेशो क्या होगा बताओ, ए डी अपॉन डी बी होगा ना। ये जो आपने पैरेलल लाइन खींची है, ये इसको दो भागों में विभाजित कर रही है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ए डी अपॉन डी बी, तो लिख दो ए डी अपॉन डी बी। अब आपने ऊपर ए डी लिखा है ना, तो इसके सामने वाली क्या है, ए ई, वो इसके सामने ही लिखो, ए ई अपॉन डीबी के सामने क्या है, ई सी, तो ई सी। भाई जो जिसके सामने है उसको उसके सामने ही लिखना है, सिंपल। इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं अभी बता रहा हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आया, मानसी आपने पूछा था, किसने पूछा था वो, यस सर आ गया। हाँ ठीक है। तो जो जिसके सामने है, एडी और ए आमने सामने है तो एडी और ए आमने सामने, डीबी और ईसी आमने सामने है तो डीबी और ईसी आमने सामने। मान लो आप पहले इसको लिखते तो ऊपर फिर आमने सामने रहने चाहिए, ऐसा नहीं इसको ऊपर लिख दिया फिर ये जो ए है इसको नीचे लिख दिया, नहीं, ये आमने सामने है तो आमने सामने, ठीक है। चलो, तो सर नहीं आया समझ। नहीं आया समझ, आप मुझे ये बताओ, ये एडी है, एडी के सामने क्या है, एई, तो एडी के सामने एई ही आएगा। फिर ये डीबी है, डीबी के सामने क्या है, ईसी, तो डीबी के सामने ईसी ही आएगा, बटे बटे बराबर। आया समझ लो, सामने क्या होता है, एडी के सामने है एई, डीबी के सामने है ईसी, दोनों के बीच में बटे का निशान लगा दिया और फिर बीच में बराबर का निशान लगा दिया। क्या हुआ भाई, आया समझ में या नहीं आया? नो सर। नहीं आया? नहीं आया सर। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बताओ, प्रॉब्लम क्या, किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है? ये समझ नहीं आया आपने, बट वो कैसे इसे कर दी। भाई ये मैंने नहीं किया, ये थेल्स जो थे ना हमारे मैथमेटिशियंस, उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि इक्वल होंगे। अच्छा सर ऐसे है, मतलब कि जो सामने के सामने होंगे उनको एक आगे आगे लिख देंगे। हाँ देखो, थ्योरम समझो, रटो मत,
थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम ये कह रही है कि अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल है ABC, अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने क्या किया, जो थेल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने BC के पैरेलल एक लाइन खींची, और वो लाइन ऐसी खींची, भाई लाइन तो यहां भी खींच सकती थी, यहां भी खींच सकती थी, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपको ऐसे नहीं खींचनी लाइन, आपको लाइन ऐसे खींचनी है कि वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनको काटे, उनको इंटरसेक्ट करे। तो BC के पैरेलल एक ऐसी लाइन खींचो जो इन दोनों को काटे, तो वो कैसे खींचेगी? वो यही तो होगी, ऐसे ही तो खींचेगी। बताओ खींचेगी या नहीं खींचेगी? ये BC के पैरेलल भी है, ये आपस में पैरेलल है, और ये इन दोनों को काट भी रही है, और इसका नाम उन्होंने DE दे दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो लाइन है ना, ये जो आपने खींची है, ये इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यानी इसका रेशो और इसका रेशो आपस में बराबर होता है, इसका रेशो और इस लाइन का रेशो आपस में बराबर होता है, ये थेल्स ने बोला। ठीक है, ये लाइन इस लाइन को और इस लाइन को दो भागों में विभाजित कर रही है, AD, DB, AE और EC। उन्होंने कहा कि इसका जो अनुपात है, रेशो है, और इसका जो अनुपात है, रेशो है, वो आपस में बराबर होगा। इस लाइन का अनुपात क्या है? AD बटे DB। रेशो क्या है? AD बटे DB। इस लाइन का क्या है भाई? अगर आपने ऊपर इस वाली लाइन में पहले ऊपर वाला लिखा है, तो इस वाली लाइन में भी पहले ऊपर वाला लिखोगे, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये बराबर होंगे, उन्होंने ये कहा। अब आया समझ में? ये बराबर का निशान मैंने नहीं लगाया, ये थेल्स ने बोला था, उसको मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके, इसको करो, फर्स्ट वाले को सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू क्या है। करो सॉल्व जल्दी से। सर हम इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। हाँ, जो भी मैंने आपको थ्योरम बताई है उसका यूज आपको यहाँ पर करना है। सर वैल्यू किसकी पुट करेंगे? 1 मिनट, अभी मैं आपको बताऊं। देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो BC DE के पैरेलल है, ठीक है, DE ये है, BC ये है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि DE और BC पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है। तो यहां पर मैं थेल्स थ्योरम यूज कर सकता हूं, BPT थ्योरम यूज कर सकता हूं, बाय यूजिंग BPT, यानी थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, BPT थ्योरम भी बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर DE BC के पैरेलल है, इफ DE इज पैरेलल टू BC, है ना, ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, तो थेल्स ने क्या कहा था कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही तो मैंने अभी आपको बताया, AE अपॉन EC। ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा है? ये मैंने कैसे लिखा है? यस सर। अब AD कितना है? 1.5। AD कितना है? 1.5। DB कितना है? 3 इज इक्वल टू AE कितना है? 1 सेंटीमीटर, और EC कितना है? X। बताओ, ये वैल्यू समझ में आई? AD कितनी है? ये AD दी हुई है 1.5, DB दी हुई है 3 सेंटीमीटर, AE कितनी है? 1 सेंटीमीटर, और EC है X। सब रख दिया मैंने। अब आपको सिंपल इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? ये डेसिमल हटा, नीचे एक जीरो आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चलो ऐसा कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, x की 1.5 में मल्टीप्लाई की, 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1, तो ये आया 1.5x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 3 अपॉन 1.5। डेसिमल कट के ऊपर जीरो आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 30 अपॉन 15, और 30 को 15 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या आ गई?
सेंटीमीटर। बताओ। 2 सेंटीमीटर आया क्या किसी का आंसर? आपका कोई डाउट है क्या इसमें? यस सर, क्लियर है। क्या है? क्या? बोलो भाई। अगर थ्योरम समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यूज रख के कैलकुलेशन। ठीक है, चलो तो होमवर्क में आपको क्या करना है, ये सेकंड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.2 का है, ये इसको करना है सभी को। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को करना है होमवर्क में। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में करने के लिए, इसको करके आना। ठीक है, कर लोगे ना इसको? सेम ऐसा ही है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, सबकी वैल्यू रख दो आंसर। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ओके सर। जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। मैंने 5 एक्सरसाइज छुड़वा दी। क्या छुड़वा दिया? 5। चैप्टर 5 आपका हो चुका है ना? नो Yes. सर। AP हुआ नहीं है? सर हो चुका है सर, हो अच्छा गया हाँ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। सर, यहाँ हमारे पे क्लास में हो गया वैसे। कल आप 4 कह रहे थे ना, क्या कल आप 4 चैप्टर पढ़ा रहे थे, आप 6 पढ़ा रहे हो। मैंने बोला तो था आपसे कि आपके जो एग्जाम आ रहे हैं इसलिए हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोगों ने बोला था आपको 6th चैप्टर पढ़ना है, तो इसलिए मैंने 6th चैप्टर स्टार्ट करा दिया। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे हम वापस से जो हम पढ़ रहे थे ना 4th, जहां तक हमारा हो गया था उससे आगे पढ़ेंगे, फिर 5th भी पढ़ेंगे, 6th भी पढ़ेंगे, 7th भी पढ़ेंगे, 8th भी पढ़ेंगे। एग्जाम्स के बाद आप वहीं जहां हमारा चल रहा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बस आपका जो एग्जाम आ रहे हैं जो उसके लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ओके मानसी, क्लियर हुआ आपका डाउट? ओके सर। ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए, जैसे हर बार होता है। 9th क्लास में भी तो ऐसे ही होता था, जब एग्जाम आते थे तो हम तैयारी करते थे। 10th में भी Yes, sir. ऐसा ही होता है। तो हम जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो आपकी क्लास चलेंगी, तो जो चीज बच गई है वो कंटिन्यू होगी वहां से। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं पूछ लो अपने डाउट्स।